हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। ठीक है। और भाई प्रयास वालों, क्या हाल चाल है यार तुम्हारा। हाँ ठीक है। आपको पता ही है जैसे कि आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स, है ना। इनऑर्गेनिक में को अभी पढ़ाते पढ़ाते हमने ना कुछ चैप्टर्स के नाम बोले थे, अगर अगर आपको याद हो तो। मैंने कहा था कि फ्री के नंबर होते हैं उन चैप्टर्स के, है ना। लूट सको तो लूट लो, है ना। और मुझे क्या पता था कि उनमें से कुछ चैप्टर जो है वो हमें पढ़ाने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार फिर आज का चैप्टर बायो मॉलिक्यूल्स। ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बायो मॉलिक्यूल्स उन चैप्टर्स में से है जिसमें जेई मेन के बारे में पहले बात करते हैं। I would say 90 to 95% it is concentrated on NCERT. But जब से एनटीए इसको टेक ओवर किया है, एज ए टीचर आई हैव डन द माइन्यूट एनालिसिस ऑफ द पेपर्स इन द रीसेंट पास्ट। ये 5 से 10% एनसीईआरटी से बाहर भी जाता है, और वो कुछ टॉपिक्स है जहां पर ये बाहर जाता है वो भी हम लोग कराएंगे। ऑब्वियसली कराना तो है ही वो भी। ठीक है। जेई एडवांस के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो ये एनसीईआरटी से बाहर जाते ही हैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स में, वो भी हम लोग करेंगे ही करेंगे। कोई उसमें बताने वाली बात है ही नहीं, वो तो हमेशा जैसे इनऑर्गेनिक में चलता था वैसे ही ऑर्गेनिक पे चलेगा। ठीक है। बट हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि मोर देन 90% आप इसमें एनसीईआरटी पर रिलाई कर सकते हैं। कहां कहां पे बाहर जाएंगे वो भी हम कराएंगे, उसके में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपको ये भी पता है फर्स्ट क्लास है, जब भी फर्स्ट क्लास होती है हम उसको थोड़ा सा लाइट रखते हैं ताकि आपको एक चैप्टर का फील आ जाए, हैंग आ जाए। ठीक है। एंड फिर उसके बाद ड्यूरेशन ऑब्वियसली थोड़ा इंक्रीज भी हो जाएगी। सेकेंड थिंग, ये जो चैप्टर है ना, ये समहाउ बेस है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पे या अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो मेक श्योर करिएगा कि आप ऑब्वियसली ये चैप्टर लेने से पहले एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज या अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज आपने रिवाइज कर रखी हो, जिससे थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। चलिए आज क्या पढ़ेंगे हम। आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक, यस यू हर्ड इट राइट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। एंड कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहली डेफिनेशन, दैट इज कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब पता है ना, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट में रोटेट करेगा या लेफ्ट में रोटेट करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड क्या होगा, पहली बात तो वो क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ठीक है। सेकंड थिंग, वो पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या कि उसमें OH ग्रुप जो है वो एक से ज्यादा होने चाहिए। कितने, एक से ज्यादा, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो। ठीक है। डेफिनेशन क्या हो गई, पहली बात क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट में रोटेट करेगा या लेफ्ट में रोटेट करेगा। दूसरी बात क्या हो गई कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, यानी कि उसके पास OH ग्रुप जो है वो एक से ज्यादा होने चाहिए, वो 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। तीसरी बात क्या हो गई कि साथ में इनके साथ कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। पूरी डेफिनेशन क्या हो गई, ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है। ये तीनों चीजें अगर किसी में होंगी तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा ही होगा। ठीक ठीक ठीक। या कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें पानी डालने पर ये ऐसा कंपाउंड मिल जाए, जिनमें पानी डालने पर ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाए, उसको भी क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। डेफिनेशन खत्म करते हैं। क्या, सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए, या जिसमें पानी डालें और हमें क्या मिल जाए, ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाए, उसे क्या बोलेंगे आप, कार्बोहाइड्रेट। मैंने 4 बार डेफिनेशन बोल दी, और आपको पता ही है हमारा रूल क्या रहता है कि साथ साथ हम बोलते रहते हैं ना। तो अगर आपने मेरे साथ 4 बार बोली भी होगी ना तो डेफिनेशन समझ आ गई होगी, फिर भी मैं उसे एक बार मार्क कर देता हूं। मैंने जानबूझ के ये जो कट ऑफ्स लिए हैं वो आपके एनसीईआरटी से लिए, क्योंकि आपको एनसीईआरटी का हैंग भी आ जाए, आपको सेपरेटली उसको पढ़ना ना पड़े। मतलब एक बार रीडिंग कर लेंगे दैट इज मोर देन इनफ, बट फिर भी आपको पता चल जाए। ठीक है सर। कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज optically active, polyhydroxy, aldehyde or ketones, or the compounds which produce such units on hydrolysis.
या वो कंपाउंड जिनमें पानी डालने पर ये बन जाते हैं, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट। समझ आ गया सर? अब शुरू कर रहे हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सर क्या होती है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में? सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स सर क्या होते हैं ये? मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स वो भी होते थे ना जिनमें पानी डालने पर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बन जाते थे, है ना, उनको बोलते थे ना हम लोग कार्बोहाइड्रेट। यस, ये वो कार्बोहाइड्रेट है जिनमें पानी डालने पर और छोटा, इससे छोटा जो भी ये कंपाउंड है इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मैं रिपीट कर देता हूं, जिनमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें आपने पानी डाला, ठीक है, पानी डालने पर और इससे छोटा, इस कार्बोहाइड्रेट से छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, उन्हें क्या बोलेंगे आप? मोनोसैकेराइड। सर एग्जांपल बता सकते हैं? कुछ के नाम बता देते हैं, स्ट्रक्चर्स भी आज उनकी थोड़ा डिटेल में पढ़नी है हमें। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, मैनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? सिर्फ नाम बताए हैं अभी तो मैंने, क्या है? दैट इज मोनोसैकेराइड्स। ठीक है जी, डेफिनेशन लिखी हुई है, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, जिसको और हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, इज कॉल्ड ए मोनोसैकेराइड, है ना, जिसमें पानी डालने पर उस कार्बोहाइड्रेट से छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, लगभग 20 मोनोसैकेराइड जो है वो नेचर के अंदर पाए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं? ग्लूकोज लिखा हुआ है, फ्रक्टोस लिखा हुआ है, राइबोस लिखा हुआ है, मैं और लिख देता हूं, मैनोस लिख देता हूं। सर ये मैनोस वगैरह, ग्लूकोज, ये होते क्या बेटा? आज जब तक क्लास फिनिश होगी तब तक आपको पता चल जाएंगे। गैलेक्टोज हो गया, ठीक है सर, आगे बताइए। नेक्स्ट है बेटा ओलिगोसैकेराइड्स। सर ये ओलिगोसैकेराइड्स होते क्या हैं? जिनमें आपने पानी डाला, कोई कार्बोहाइड्रेट है उसमें पानी डाला, डाल दिया सर पानी, पानी डालने के बाद कोई छोटा कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। छोटा कार्बोहाइड्रेट मतलब बनेगा वही ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, कोई छोटा कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। ठीक, कितने कार्बोहाइड्रेट बने, वो कितने कार्बोहाइड्रेट बने उसके ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इज ओलिगोसैकेराइड। कितने कार्बोहाइड्रेट बने? पानी डालने पर कोई छोटा कार्बोहाइड्रेट तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ठीक है, कितने बने हैं? ठीक है, वो बन सकते हैं 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक। अगर आपने किसी कार्बोहाइड्रेट में पानी डाला और जो 2 छोटे कार्बोहाइड्रेट बन गए जिनको आगे हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, जिनमें पानी डालने पर और उससे छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं बन सकता, उसे क्या बोलेंगे आप? डाइसैकेराइड। पानी डाला 2 मोनोसैकेराइड बन गए तो उसे क्या बोलेंगे आप? दैट इज डाइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड क्या होंगे? पानी डाला आपने 3 मोनोसैकेराइड बन गए। ठीक है, मोनोसैकेराइड पता है ना, जिनमें पानी डालने पर और उससे छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ठीक है, टेट्रासैकेराइड क्या होगा? पानी डाला, पानी डालने के बाद 4 मोनोसैकेराइड बन गए, पानी डाला 5 बन गए पेंटासैकेराइड, पानी डाला 6 बन गए हेक्सासैकेराइड, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है सर, हमें सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए और जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं बस वो पता होना चाहिए, दैट इज मोर देन इनफ। क्या? कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड्स 2 to 10, 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड देंगे हाइड्रोलाइसिस पे, उनको क्या बोलेंगे हम? ओलिगोसैकेराइड्स। ये आगे फर्दर क्लासिफाई किए जाते हैं डाइसैकेराइड में। डाइसैकेराइड पता ना, पानी डाला 2 मोनोसैकेराइड बनेंगे। ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड दे प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल जो होता है सुक्रोज का, हाइड्रोलाइज करने पर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का देता है, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का देता है। ये हमने कल डिटेल में पढ़ेंगे, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। माल्टोज जो है वो दोनों मॉलिक्यूल किसके देता है? ग्लूकोज के। तो माल्टोस भी डाइसैकेराइड हो गया, पानी डालने पर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल दे रहा है। सुक्रोज भी डाइसैकेराइड हो गया, पानी डालने पर 2 मोनोसैकेराइड दे रहा है। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है। माल्टोस पानी डालने पर
जो दो मॉलिक्यूल ग्लूको दो मोनोसेक्राइड जो दे रहा है वो दोनों ही ग्लूकोज है, कोई बात नहीं कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना यार उससे, ठीक है। बट डाइसेक्राइड का मतलब है कि पानी डालने पर दो मोनोसेक्राइड देगा, ट्राइसेक्राइड का मतलब क्या, पानी डालने पर तीन मोनोसेक्राइड देगा, टेट्रासेक्राइड का मतलब क्या, पानी डालने पर चार मोनोसेक्राइड देगा। चारों सेम भी हो सकते हैं, चारों डिफरेंट भी हो सकते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी, दैट इज मोर देन इनफ। मोनोसेक्राइड क्या है, जिनमें पानी डालने पर उससे छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं बन सकता, खत्म। ऑलिगोसेक्राइड क्या है, जिसमें पानी डालने पर 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड बन सकते हैं, ठीक है सर। पॉलीसेक्राइड्स क्या है, पॉलीसेक्राइड क्या होंगे, पानी डालने पर बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे। वो मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो 11 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं, 5 करोड़ भी हो सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे आप, पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स carbohydrates which yields a large number of monosaccharide units on hydrolysis, उनको क्या बोलेंगे आप, पॉलीसेक्राइड्स। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स, ईटीसी। पॉलीसेक्राइड्स स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इसी कारण उनको नॉन शुगर्स भी बोलते हैं, कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आगे लिखा हुआ है क्या, जो भी मोनोसेक्राइड्स होंगे उनका आगे फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है। सर कैसे किया जाता है, एक तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बिहाफ पे, सेकंड कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है अल्कोहल के अलावा, एल्डिहाइड या कीटोन। मैं रिपीट कर देता हूं, मोनोसेक्राइड्स का और फर्दर आगे क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक तो बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कि उनके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, 3 है तो नाम के आगे ट्राई आ जाएगा, है ना, और 4 है टेट्रा आ जाएगा, 5 है पेंटा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कि उनमें जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है, क्या वो एल्डिहाइड वाला प्रेजेंट है या कीटोन वाला प्रेजेंट है। पता ही है एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ के एक तरफ आर हो दूसरी तरफ एच हो तो उसे एल्डिहाइड बोल देते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ के एक तरफ भी अल्काइल ग्रुप हो दूसरी तरफ भी अल्काइल ग्रुप हो, दोनों सेम भी हो सकते हैं दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं तो उसे कीटोन बोलते हैं, ठीक है। तो पहली क्लासिफिकेशन क्या बोला, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सेकंड क्या बोला कि साथ में उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है या कीटोन प्रेजेंट है। मान लो कोई कार्बोहाइड्रेट है, उसमें 4 कार्बन एटम्स हैं और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका नाम होगा, 4 कार्बन एटम्स तो टेट्रा, एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो नाम आ जाएगा एल्डोस, तो टेट्रा एल्डोस बोलेंगे उसे, ठीक है। मान लेते हैं कोई किसी के अंदर 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है और फंक्शन ग्रुप कीटोन प्रेजेंट है, तो 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसका नाम के आगे आ जाएगा हेक्सा, ठीक है। और कीटोन फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे कीटोस, ठीक है, हेक्सा कीटोस। और बात कर लेते हैं एल्डिहाइड, और मान लेते हैं 4 कार्बन एटम प्रेजेंट थे और एल्डिहाइड प्रेजेंट था तो टेट्रा एल्डोस हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ आ गया, 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है और एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो पेंटा एल्डोस, बट अगर 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो पेंटा कीटोस, दैट्स इट, ठीक है। ये लिखा हुआ है, मोनोसेक्राइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन देम। अगर मोनोसेक्राइड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको एल्डोस बोलते हैं, पढ़ा दिया सर, और अगर इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको कीटोस बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने भी होंगे वो भी एक टेबल में लिखे हुए हैं और वो टेबल ये रहा, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं अगर आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो वैसे तो एनसीईआरटी से है ये, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं भी मार्क कर रहा हूं तो मार्क करने के बाद तो नजर आ ही जाता है जी, ठीक है। ये वाला नहीं नजर आ रहा तो मैं बता देता हूं, कार्बन एटम्स लिखे हुए हैं, दिस इज जनरल टर्म, दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन, और ये तो नजर आएगा ही आएगा, मार्क करने के बाद तो पक्का ही आएगा। देखिए अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है और तो उसका जनरल टर्म होगा ट्राईओस, क्या होगा, ट्राईओस। ट्राई का मतलब बता दिया 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑस मतलब हम किसी कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, ट्राईओस है और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप हो, साथ में एल्डिहाइड ग्रुप हो तो उसे बोलेंगे एल्डो ट्राईओस। ट्राईओस है, ठीक है, 3 कार्बन एटम है बट साथ में कीटोनिक ग्रुप है तो उसे बोलेंगे कीटो ट्राईओस। 4 कार्बन एटम है तो उसे बोलेंगे टेट्रोस, साथ में एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोटेट्रोस, और अगर कीटोनिक ग्रुप है तो दैट इज कीटोटेट्रोस। 5 कार्बन एटम्स हैं, पेंटोस, एल्डोपेंटोस, कीटोपेंटोस, एल्डिहाइड होगा तो एल्डोपेंटोस नहीं तो कीटोपेंटोस। 6 है, हेक्सोस,
एल्डोहेक्सोस, कीटोहेक्सोस, 7 होते हैं, हेप्टोस, एल्डोहेप्टोस, कीटोहेप्टोस। आसान सा है बिल्कुल, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपको। अब बात करते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। रियल चैप्टर जो है ना, ये कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन, ये यहीं से स्टार्ट होता है। तो थोड़ा ध्यान से अब सुनिएगा और समझिएगा। पहले डेफिनेशन थी, कोई ज्यादा पेन लेने की जरूरत थी नहीं। सबसे पहले बात तो ये समझते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इट। ठीक है, हर एक बच्चे के जो भी मार्क्स आते हैं किसी भी एग्जाम में, वो दो तरह के एग्जाम के मार्क्स होते हैं। सर दो तरह के, एक ही तो आते हैं? नहीं नहीं बेटा, दो आते हैं। मैं बताता हूं। जैसे आपका 12th का बोर्ड का रिजल्ट आया होगा, तो उसके जो भी आपके मार्क्स आए होंगे, लेट अस सपोज कि वो आए हैं लेट अस सपोज कि वो आए हैं दैट इज 96%। ठीक, वो तो हैं आपके एब्सोल्यूट मार्क्स। 96% क्या है? आपके एब्सोल्यूट मार्क्स, खुद के मार्क्स। तो एक ही टाइप के तो आए हैं? नहीं 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 नहीं, आपकी कोई बुआ का, चाचा का, मामा का, ताऊ जी का बेटा होगा, है ना, जिसके 12th बोर्ड में या तो 97% आए होंगे या 95% आए होंगे। आपका हमेशा उसके साथ क्या किया जाएगा? कंपैरिजन किया जाएगा, है ना, कि आपके उससे ज्यादा आए हैं या आपके उससे क्या आए हैं, कम आए हैं। उसे बोलते हैं रिलेटिव मार्क्स, है ना। किसी रिलेटिव के मार्क्स आए होंगे, उससे आपको क्या किया जा रहा है? रिलेट किया जा रहा है। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स की भी कॉन्फ़िगरेशन दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव। पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जो आप बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। मेरा काम जो है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है आज का टॉपिक। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, बस मैं एक बार वर्बली बता देता हूं आप लोगों को। हर एक कायरल कार्बन की अपनी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसको हम या तो कैपिटल आर से लिखते हैं या कैपिटल एस से लिखते हैं। यस, आपको याद आ गया होगा, दैट इज आर एस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। वो चारों के चारों फिशर प्रोजेक्शन में, या अगर वेज एंड डैश भी होती थी तो 1 2 3 4 में लिखते थे, फिर उनको देखते थे क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर फिशर प्रोजेक्शन में क्लॉकवाइज जा रहा होता था तो उसको कैपिटल आर से लिखते थे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होता था तो उसको कैपिटल एस से लिखते थे। कंडीशन अप्लाई। फिशर प्रोजेक्शन में रैंक 4 वाला जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं होना चाहिए। याद आ गया ना जी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है भाई, जो मर्जी हो जाए, कोई भी, लाइक फिजिकल खत्म हुए काफी टाइम हो चला है, इनऑर्गेनिक ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, ऑर्गेनिक ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। ठीक है, सो मेक श्योर करिएगा कि कोई ये ना हो किसी भी, इवन ये फिजिक्स और मैथ के लिए एप्लीकेबल है, मैं बार बार वही चीजें बोल रहा हूं, पुराने चैप्टर्स को रिवाइज जरूर करते रहिए। जरूर मतलब जरूर भाई, सिलेक्शन उसी ने कराना है। कोई कहे जी बायोमोलिक्यूल चैप्टर अकेला सिलेक्शन करा देगा, या सॉल्ट एनालिसिस अकेला सिलेक्शन करा देगा, और कोई फिजिकल इन इंपॉर्टेंट है या ऑर्गेनिक इन इंपॉर्टेंट है या ऑर्गेनिक इन इंपॉर्टेंट, तो वो बेवकूफ है ना। बल्कि आप हमेशा ध्यान दीजिए, ये मेरे वर्ड जो है वो शुरू से सेम ही रहे हैं, कभी ये बदले नहीं है। ठीक है, कि आपके पुराने चैप्टर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए एज कंपेयर टू करंट चैप्टर। करंट चैप्टर तो अपने आप अच्छा हो ही जाएगा, वो आपको समझ आ ही जाता है। पुराने चैप्टर्स पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस जरूर करिए, रिवाइज जरूर करिए, अपने कॉन्फिडेंस को धीरे 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 बिल्डअप करते रहिए। मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, आप लोग चाहें तो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी चैप्टर रिवाइज करके, चाहे वो फिजिकल का हो, इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का हो, ठीक है, अपनी पहले कॉपी अच्छे तरीके से रिवाइज करें। तीनों टीचर्स में से जिसने भी जो क्वेश्चंस करा रखे हैं, पहले उसको खुद करके देखें, उसके बाद डीपीपी सॉल्व करके देखें, पीवाईक्यूज जो भी सर ने वगैरह करा रखे हैं, ठीक है, उनको जरूर करके देखें। और उसके बाद आप वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और उस चैप्टर का टेस्ट दीजिए, देखिए आपको कितना कॉन्फिडेंस आता है। या अगर वहां पर कोई मॉक टेस्ट भी है तो मॉक टेस्ट भी दीजिए, और मॉक टेस्ट में अगर कुछ सीखने का मौका मिले, अगर कुछ सीखने का मौका मिले, मान लो यार कोई भी चैप्टर है, ठीक है, उसमें इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का, फिजिकल का, डजंट मैटर, आपको लगे यार ये चीज तो मैंने कुछ नई सीख ली, ये सब चीजें करने के बाद भी उसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करिए, चाहे एक आध लाइन में ही उसको छोटे से में लिखिए, और फिर उसको फाइनल टाइम में जाते टाइम उसको रिवाइज
जरूर करके जाएं। पता चले सीख तो लिया था, नोट्स में लिख तो लिया था, फाइनल में ज्यादा टाइम रिवाइज ही नहीं किया तो फिर भी वो जीरो ही है, ठीक है। सो मेक श्योर करिए कि इतना जरूर करिएगा। चलिए वापस आते हैं। हर एक मॉलिक्यूल की दो तरह की कंफिग्रेशन होती है, एक होती है एब्सोल्यूट, जिसे क्या बोलते हैं हम आरएस कंफिग्रेशन, वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं सर। अब बात करेंगे हम रिलेटिव कंफिग्रेशन के बारे में। जैसे आपके मार्क्स को किसी रिलेटिव के मार्क्स से क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही होगा कि यहां पर भी मार्क्स को आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी उसको क्या किया जाएगा, रिलेट किया जाएगा। किसी भी कार्बोहाइड्रेट की कॉन्फ़िगरेशन को रिलेट किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। सर किससे किया जाएगा, वो किया जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड से। ग्लिसरल्डिहाइड में जो ये लास्ट वाला CH2OH होगा, बहुत सारे CH2OH हो सकते हैं, उसके साथ वाला जो कायरल कार्बन है, मैं रिपीट कर रहा हूं, लास्ट वाला जो CH2OH होगा उसके साथ वाला जो कायरल कार्बन है उसका OH अगर राइट हैंड साइड पे है तो वो कहलाएगा डी कंफिग्रेशन। क्या कहलाएगी, डी कंफिग्रेशन। और जो लास्ट वाला CH2OH है उसके साथ वाला जो कार्बन होगा अगर उसका OH लेफ्ट पे है तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज एल कंफिग्रेशन। यहां पर लिखा नहीं हुआ, पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं बात करता हूं। दिस इज डी कन्फिग्रेशन, दिस इज एल कन्फिग्रेशन। एक और बात का ख्याल रखिएगा, ये जो कैपिटल डी और कैपिटल एल हमने लिखे हैं इनका डेक्स्ट्रोरोटेटरी से लीवोरोटेटरी से कोई भी लेना देना नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं आपके लिए लिख भी देता हूं, क्या capital DL are not related to small dl। स्मॉल dl पता ना, इस स्मॉल d का मतलब क्या होता था सर, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। स्मॉल l का मतलब क्या होता था, लीवोरोटेटरी। इन दो, इसका और इसका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ये क्या शो करता था, पता ना, इस डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हम पॉजिटिव से भी शो कर देते हैं, लीवोरोटेटरी को हम नेगेटिव से भी शो कर देते हैं, या स्मॉल डी स्मॉल एल से भी लिख देते हैं। और ये डीएल का मतलब क्या है, दिस इज रिलेटिव कंफिग्रेशन। रिलेट किया है, कंपेयर किया है किसी से। कैपिटल डी जो होगा, कैपिटल डी दैट इज रिलेट किया हमने, ठीक है, वो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, वो लीवो भी हो सकता है। सिमिलरली जो कैपिटल एल वाला होगा, ठीक है, वो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, वो लीवो भी हो सकता है। हमें कैसे पता चलेगा वो डेक्स्ट्रो है कि लीवो है? बेटा वो तो एक्सपेरिमेंटल है ना, आपने पढ़ ही रखा है ऑर्गेनिक में। मान लो कोई भी कंपाउंड दे दिया आपको, लो जी लो जी ये कंपाउंड रखो अपने पास, ठीक है, बताओ ये डेक्स्ट्रो है कि लीवो है। अच्छा, उसको करने के लिए क्या करूंगा, उसको पानी में डालूंगा या किसी सूटेबल सॉल्वेंट में डालूंगा, डिसॉल्व कर दूंगा पानी के अंदर, फिर उसको पोलैरिमीटर ट्यूब में डालूंगा, उस पोलैरिमीटर ट्यूब में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करूंगा। अगर उसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट कर दिया तो बोल दूंगा डेक्स्ट्रो है, और अगर लेफ्ट में रोटेट कर दिया तो क्या बोल दूंगा, लीवो है। और वो इससे शो होगा। बट रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप मुझे क्या बता दें, उसकी स्ट्रक्चर बता दें। स्ट्रक्चर बता देंगे तो मैं बता दूंगा कि वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में कैपिटल डी आएगा या कैपिटल एल आएगा। कैसे करना है एक बार बता चुका हूं, दूसरी बार फिर बता देता हूं। CH2OH के जो साथ वाला कार्बन है उसका OH देखना है, राइट हैंड साइड पे है फिशर प्रोजेक्शन में तो D आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो L आएगा। सर कंपेयर करके दिखाएंगे जी, बिल्कुल कंपेयर करके दिखाएंगे। जैसे ये देखिए, सर ये आपने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है हेक्सा एल्डोस। सर आपको कैसे पता आपने हेक्सा एल्डोस बनाया? हेक्सा का मतलब होता है 6 कार्बन, यस। एल्डोस का मतलब उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। 6 कार्बन आपको नजर आ ही रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6। और एल्डोस आपको नजर आ ही रहा है। सर ये COH है, अरे नहीं बेटा CHO लिखा हुआ है, दैट इज ये इस तरह से होगा कुछ। अच्छा ओके सर, चलो ठीक है, बात मान जाते हैं। सर इसके हर एक कार्बन के साथ, हर एक कार्बन के साथ, ठीक है,
एच ओ एच होगा, एच ओ एच होगा, वो सारे एच राइट पे हो सकते हैं, सारे ओ एच लेफ्ट पे हो सकते हैं, सारे ओ एच राइट पे हो सकते हैं, सारे एच लेफ्ट पे हो सकते हैं, कुछ एच राइट पे, कुछ एच लेफ्ट पे, कुछ ओ एच राइट पे, कुछ ओ एच लेफ्ट पे, कुछ भी हो सकते हैं। उसके बारे में मैं डिबेट नहीं करना चाहता हूं। मुझे तो बस ये बताना है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल डी है या कैपिटल एल है। तो आपको मान लीजिए ये बना हुआ आ गया। और आपसे पूछा जाए कि इसकी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बताओ, कुछ नहीं करना है यार, आपको CH2OH के साथ वाला कार्बन देखना है। देख लिया क्या उसमें OH राइट हैंड साइड में नजर आ रहा है? हाँ, राइट हैंड साइड पे नजर आ रहा है, तो दिस इज कैपिटल डी, दिस इज कैपिटल टी। सर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा कि लीवो रोटेटरी होगा, आप इसको देख के बता ही नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ये मॉलिक्यूल होगा इसको पानी में डाल के सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, इसलिए प्लेन को राइट साइड पास करनी पड़ेगी। अगर वो राइट में गई तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में गई तो लीवो। तो आप इसको देख के तो डेक्स्ट्रो लीवो नहीं बता सकते, हाँ, बट आप इसकी स्ट्रक्चर को देख के रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जरूर बता सकते हो। ठीक है सर, ऐसा करते हैं, आप थोड़ा दिमाग लगाना जरा है, ऐसा करते हैं सर, इसका ना एल बनाओ, एल, कैपिटल एल। लीवो तो बना नहीं सकते आप, ठीक है, इसका कैपिटल एल बनाओ। तो भाई जो CH2OH है उसके साथ वाला जो कार्बन है उसके OH को लेफ्ट में कर देते हैं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए, 1 2 3 4, दिमाग लगाने वाली चीज है ये आ गया एल। सर क्या 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 एक मिनट, क्या जब हम कैपिटल डी से कैपिटल एल बना रहे हैं बाकी सब OH की पोजीशन भी चेंज होगी क्या? जैसे इस OH को आपने लेफ्ट में कर दिया, क्या बाकियों को भी करना पड़ेगा? यानी कि मतलब क्या बाकियों की भी पोजीशन को इंटरचेंज करना पड़ेगा? आंसर है यस। सर यह क्यों कर रहे हो आप? आपने तो बोला था कि जो CH2OH है उसके साथ वाले कार्बन को देखना, कायरल कार्बन को, वो जो कायरल कार्बन है अगर उसका OH राइट में है तो डेक्स्ट्रो, सॉरी डेक्स्ट्रो बोले गलती से, है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ठीक है, कैपिटल डी, ठीक है, और अगर वो OH लेफ्ट में है तो दैट इज कैपिटल एल। फिर आपने इन सबको क्यों किया? अब इसका रीजन छुपा हुआ है, चैप्टर या टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या आपको यहां पर टोटल 4 कायरल कार्बन नजर आ रहे हैं? हाँ सर, 4 कायरल कार्बन नजर आ रहे हैं। क्या जब भी इनमें से कोई सा भी मॉलिक्यूल ले लो बेटा, ये वाला या ये वाला, कोई भी, मैं इसको कंसिडर कर लेता हूं। नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने? सर 4 है। क्या टोटल, और ये अनसिमेट्रिकल वाला केस है, सर ने आपको पढ़ा रखा है, मैं जानता हूं अच्छे तरीके से, बस आपकी रिवीजन की बात है। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे? दैट इज 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर n होता था फॉर्मूला, कितने आ जाएंगे? 16 आ जाएंगे। सर वो 16 कैसे बनेंगे? वो ऐसे ही तो बनेंगे, कईयों में चारों OH इधर, चारों OH इधर, है ना, कईयों में पहले OH इधर, बाकी 3 OH इधर, उससे अगले वाले में 3 OH इधर, 1 OH इधर, है ना, कोई 2 इधर OH, 2 OH उधर, 1,3 वाले OH इधर कर दिए, वो 2,4 वाला उधर कर दिया। इन चारों की बात कर रहा हूं, क्या 16 ऐसे ही बनेंगे ना? 16 ऐसे ही बनेंगे? हाँ सर 16 ऐसे ही बनेंगे। ये तो बात पक्की हो गई, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी आप लगा के देख सकते हो। ठीक है, समझ आ गया इतनी बात? तो हाँ सर समझ आ गई इतनी बात, ठीक है, कि ऐसे इसके टोटल 16 आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, अगर मैं आपकी बात मान लेता
कि सर कैपिटल डी से कैपिटल एल बनाना है मेरे को, कैपिटल डी से जो भी ये मॉलिक्यूल है उसका कैपिटल डी दे रखा है, कैपिटल एल बनाना है। और अगर मैं सिर्फ इसी OH को लेफ्ट में कर देता, बाकी तीनों OH को राइट में ही रखता, तो क्या ये इसका कोई और ऑप्टिकल आइसोमर ना बन जाता? अरे हाँ सर, वो तो मॉलिक्यूल ही कोई और हो जाता। हमें मॉलिक्यूल तो सेम रखना है ना, ऐसा थोड़ा कि मॉलिक्यूल ही चेंज कर देना है। अरे भैया जो ये मॉलिक्यूल है वही ये मॉलिक्यूल, उसका ऑप्टिकल आइसोमर है ना, कि मॉलिक्यूल ही चेंज कर दोगे अपने मन मर्जी से? नहीं सर, मॉलिक्यूल तो चेंज नहीं होगा। तो समझ आ गया आपको कि ये कैपिटल डी से कैपिटल एल बनाने के लिए इस OH की पोजीशन को तो एक्सचेंज करना ही करना है, आपको बाकी सबको भी करना ही पड़ेगा। या इनडायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं समझाना चाहूं, क्योंकि अब तो पूरा टॉपिक समझा दिया, तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम इसकी क्या बनाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मिरर इमेज बनाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे। एक और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, जो चीज अच्छी होगी उस पर बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे जी, ठीक है। फिर क्या ये डेक्स्ट्रो है, क्या ये लीवो है? भैया वो मैं बता ही नहीं सकता, बट एक बात की गारंटी है, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो है, हाँ ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो है, ठीक है। उसको चेक करने के लिए बता ही दिया, पोलरिमीटर ट्यूब में इसका सॉल्यूशन बना के डालेंगे, ठीक है सर। सर एक और एग्जांपल करा दो इसका। यस, मैं ग्लूकोज के बारे में आपको बता देता हूं। ग्लूकोज है क्या? दैट इज एन हेक्सा एल्डोस। हेक्सा का मतलब तो मेरे ख्याल से बड़े अच्छे तरीके से आपको पता है, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे और साथ में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? दैट इज एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को याद करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे ऊपर तो बेटा CHO होगा, सबसे नीचे CH2OH होगा। 6 कार्बन एटम्स हो गए? हाँ हो गए। 1 2 3 4। अरे ना, सॉरी, कलर चेंज कर लें। इतनी बात तो सर हेक्सा एल्डोस से ही क्लियर हो गई थी कि 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, 6 आपने बना दिए हैं, और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, नो इश्यूज रिगार्डिंग इट। पॉलीहाइड्रोक्सी भी तो आना है, एक से ज्यादा OH आने हैं, एक आपने बना दिया, बाकी बनाने हैं। हर एक कार्बन पर ये जो कार्बन कार्बन है, ये कार्बन कार्बन है, ये कार्बन कार्बन है, ये हर कार्बन कार्बन है, H और OH जुड़ेंगे, H और OH जुड़ेंगे, ठीक है। मैं नंबरिंग कर रहा हूं। सर कौन सी नंबरिंग कर रहे हो? बेटा वो जो लॉन्गेस्ट चेन वाली नंबरिंग नहीं होती, IUPAC नॉमेनक्लेचर वाली, वो कर रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है, नो इश्यूज, कर दी। 1 2 3 4 5 6। सेकेंड कार्बन पर, फोर्थ कार्बन पर, फिफ्थ कार्बन पर क्या क्या बोला मैंने? क्या बोला? सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ पर OH राइट हैंड साइड पे होगा। बस इतना याद कर लो, बाकी अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला? सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पर जो OH होगा वो राइट हैंड साइड पे होगा। सेकंड पर OH राइट पे है, फोर्थ पर OH राइट पे है, फिफ्थ पर OH राइट पे है, ठीक है। बस फिर फिफ्थ पे लेफ्ट में क्या होगा बेटा? OH इधर है तो H इधर होगा, OH इधर है H इधर होगा, OH इधर है H इधर होगा। सर थर्ड में क्या होगा? थर्ड में बेटा अगर सेकंड पर OH, सेकंड फोर्थ फिफ्थ पे OH राइट में है तो थर्ड में कहां पे होगा? सर थर्ड में ऑब्वियसली फिर नहीं लिखा है तो कहां पे होगा? लेफ्ट में ही होगा यार, राइट में होता तो लिखता ना, ठीक है सर। तो फिर इधर क्या होगा बेटा? इधर H होगा, उसमें कौन सी बताने वाली बात है, ठीक है सर। सर ये आपने क्या बनाया है, क्या बनाया है? पहली बात तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये बनाया है फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है सर। किस की बनाई है आपने? किसकी? नाम भी तो होगा ना किसी चीज का। हाँ हाँ बेटा, नाम है ओपन चेन स्ट्रक्चर। सर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होती है? जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री होता है। हाँ सर, एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री है, ठीक है। किसकी किसकी किसकी? मैंने बनाई है डी। सर आपको कैसे बताइए डी? अरे चेक करो ना, CH2OH के साथ वाला कार्बन, और ये कार्बन में जो OH है ये राइट हैंड साइड पे है, तो नाम में आगे डी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये बाय चांस है, बाय चांस है कि जो ग्लूकोज का हमने ये डी बनाया, या तो ये डेक्स्ट्रो होना था या ये लीवो होना था। उस डेक्स्ट्रो या लीवो का इस कैपिटल डी से कोई भी लेना देना नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बाय चांस है कि ये डेक्स्ट्रो ही है। ये लीवो भी हो सकता था, हो सकता था, है नहीं, ठीक है। और कौन सा? ग्लूकोज, ठीक है सर। सर मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, आपको डी प्लस ग्लूकोज की जगह आपको एल ग्लूकोज बनाना है, एल ग्लूकोज।
तो आप कैसे बनाएंगे, आप क्या करेंगे, इसकी क्या बनाएंगे, मिरर इमेज। क्या बनाएंगे इसकी, मिरर इमेज। जैसे पिछले पेज पे सिखाया था, जो OH यहां पर 2 4 5 पे राइट में थे, वो आप कहां पर चले जाएंगे, लेफ्ट में, 2 पे, 4 पे, 5 पे। बाकी तो फिर बना ही लोगे, H H H H H और CH2। वो बाय चांस है कि ये डेक्स्ट्रो था तो फिर ऑब्वियसली ये लीवो होगा, अगर ये लीवो होता तो ये क्या होता, डेक्स्ट्रो होता। ठीक है, क्या आ गया बीच में, मिरर आ गया। सेम क्वेश्चन, डी प्लस ग्लूकोज की एक बार तो स्ट्रक्चर दे रखी थी और एल नेगेटिव ग्लूकोज की पूछी हुई थी और एक बार शायद स्ट्रक्चर ही पूछी हुई थी। सेम क्वेश्चन 2 बार ऑलरेडी IIT एडवांस में आ चुका है। एक बार 2004 में आया था, एक बार 2014 में आया था। सेम क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। अब कभी भी आप डी से एल बनाने में गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो आपके सामने 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। ठीक है सर, आगे बताइए। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, आराम से सुनिएगा, समझिएगा। अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप या तो एल्डिहाइड की फॉर्म में है या हेमी एसिटल की फॉर्म में है, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, दोबारा मेरे साथ रिपीट करो, क्या बोला, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो एल्डिहाइड ग्रुप है या तो एल्डिहाइड की फॉर्म में, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ओपन चेन करने का मतलब तो अब तो समझ गए होंगे, ओपन चेन ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, या हेमी एसिटल फॉर्म में। हेमी एसिटल फॉर्म पता है, हाँ सर हेमी एसिटल फॉर्म हमने पढ़ रखी है, आप रिवाइज भी कर लीजिएगा। आपने पढ़ रखी है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि आपने पढ़ रखी है। ठीक है, बस आप वही है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, भाई रिवीजन के बिना तो कुछ होने वाला है ही नहीं। ठीक है, हेमी एसिटल फॉर्म कहने का मतलब है कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके एक तरफ OH आ जाएगा, एक तरफ ईथर आ जाएगा, एक तरफ OH आ जाएगा, एक तरफ ईथर आ जाएगा, उसे बोलते हैं हेमी एसिटल। और अगर एसिटल होती तो दोनों तरफ ईथर आ जाता है, दोनों तरफ ईथर आ जाता है, H वगैरह तो लगे ही होंगे। ठीक है सर, ठीक है, रिपीट कर रहा हूं। रिड्यूसिंग शुगर क्या होगी, अगर कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है और वो किस में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है, क्या बोला, या तो एल्डिहाइड की फॉर्म में, ओपन चेन स्ट्रक्चर में, या हेमी एसिटल की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करेगा। सर क्या होता है रिड्यूसिंग शुगर, वो टॉलरेंस रिएजेंट को या फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। टॉलरेंस रिएजेंट हो, फैलिंग सॉल्यूशन हो, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये एल्डिहाइड वगैरह को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो एल्डिहाइड की कहानी तो क्लियर हो गई, क्लियर, हाँ सर बिल्कुल हो गई। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप या तो फ्री होना चाहिए या क्या होना चाहिए, हेमी एसिटल फॉर्म में होना चाहिए। आज इसके बारे में डिटेल में भी बात करनी है, बट अभी तो सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूं, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आज की क्लास में ही इसको डिटेल में बताऊंगा। आज की क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक होगा ये। ठीक है सर, कीटोन वालों में बात करो, क्योंकि एल्डिहाइड्स में सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है और कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर किसी के अंदर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, क्या बोला, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब समझ गए, हाँ सर C डबल बॉन्ड O है और उसके साथ वाले कार्बन पर COH है, COH है, उस कार्बन के पास H भी होना चाहिए, उस कार्बन के पास H भी होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है या वो हेमिकीटल फॉर्म में है, ऐसा है या हेमिकीटल फॉर्म में है, तो वो भी डेफिनेटली रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करेगा। यानी कि फैलिंग सॉल्यूशन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, टॉलरेंस रिएजेंट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो आप, हमने तो ये भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि जो भी कीटोनिक ग्रुप होते हैं वो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते हैं, वो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देते हैं। आप तो यहां पर बोल रहे हो कि कीटोन हो और उसके साथ बस अल्फा हाइड्रोक्सी होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोक्सी होना चाहिए, तो वो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा, हाँ देगा। सर कैसे देगा, बेटा ये टॉपिक आज की क्लास के थोड़ा लास्ट में है। ठीक है, आज ही की क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक है, बट अभी के लिए बस समझ लेते हैं। क्या समझा, जल्दी जल्दी बताइए। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है या हेमी एसिटल फॉर्म में है, तो वो टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए। अगर कार्बोहाइड्रेट के पास या तो कीटोनिक ग्रुप के साथ क्या होना चाहिए भाई, अल्फा हाइड्रोक्सी होना चाहिए, या
उसका वो किस में होना चाहिए, वो हेमिकीटल फॉर्म में होना चाहिए, तब भी वो फैलिंग सॉल्यूशन के साथ या टॉलरेंस रिएजेंट को क्या करेगा, रिड्यूस, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। उनको क्या बोलेंगे आप, रिड्यूसिंग शुगर। अगर रिड्यूसिंग शुगर समझ आ गए हैं तो नॉन रिड्यूसिंग तो अपने आप समझ आ गए। जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करेंगे, फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कारण बता दिया अभी अभी, क्या एल्डिहाइड ग्रुप या तो फ्री नहीं होगा या हेमीएसिटल फॉर्म में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और कीटोनिक ग्रुप में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन नहीं होगा, या उसका कीटोन जो है वो कीटल फॉर्म, सॉरी हेमी कीटल फॉर्म में नहीं होगा, तो वो टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा। डेफिनेशन सारी समझा दी है, बस एक बार थोड़ा सा मार्क कर दें, ठीक है, और इसी को डिटेल में भी पढ़ेंगे आज की क्लास के लास्ट में। कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, लोग आते हैं लोग जाते हैं, वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। डेफिनेशन वही लिखी हुई है, कार्बोहाइड्रेट्स या तो रिड्यूसिंग होंगे या नॉन रिड्यूसिंग होंगे। वो सारे कार्बोहाइड्रेट जो रिड्यूस कर देते हैं फैलिंग सॉल्यूशन को या टॉलरेंस एजेंट को, उनको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। सारे मोनोसेक्राइड्स, चाहे वो एल्डोस हो या कीटोस हो, वो रिड्यूसिंग शुगर होते ही होते हैं, होते ही होते हैं, ठीक है, वो होते ही होते हैं, ठीक है। फ्रॉम डाइसैक्राइड्स, फ्रॉम disaccharides only sucrose is non reducing, सुक्रोस इज नॉन रिड्यूसिंग। बाकी सारी डाइसैक्राइड जो होंगी जो हमारे सिलेबस में है, चाहे वो लैक्टोस हो चाहे वो माल्टोस हो, वो क्या होंगी, रिड्यूसिंग शुगर होंगी, ठीक है। चाहे माल्टोस हो लैक्टोस हो, वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग शुगर्स होंगी। अगर कोई पूछ ले इनका रीजन बताओ, वो रिड्यूसिंग क्यों है और ये नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, बता तो दिया। रिड्यूसिंग का क्या रीजन बताया था, या तो इनमें एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होगा या कीटोनिक ग्रुप वही फ्री होगा, साथ में अल्फा हाइड्रोक्सी होना चाहिए, और यहाँ हेमीएसिटल हेमीकीटल फॉर्म में होंगे तो ये रिड्यूसिंग होंगे, ठीक है। इसमें जो भी एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप होंगे या फ्री नहीं होंगे, और या हेमीएसिटल या हेमीकीटल फॉर्म में नहीं होंगे, नहीं होंगे, इसी कारण ये क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा, ठीक है सर, ये बात भी पता चल गई। डिटेल में अभी इसके ऊपर बात होनी है आज की क्लास में। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिएगा ग्लूकोज की प्रिपरेशन, ग्लूकोज बनाया कैसे जाता है। अभी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में वैसे मैं थोड़ा ब्रीफ आइडिया आपको दे चुका हूं ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में। अभी हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, उसका बेस भी पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है, बट फिर भी इसकी प्रिपरेशन। सबसे पहले तो ग्लूकोज बनाया कैसे जाएगा, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। सुक्रोज लेंगे, पानी डालेंगे, इन एसिडिक मीडियम ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला तो हालांकि सेम है, सुक्रोज में पानी डाला है एसिडिक मीडियम में, ठीक है, ग्लूकोज बनता है और साथ में फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, बट ग्लूकोज हेक्सा एल्डोस होता है, फ्रक्टोज हेक्सा कीटोस होता है। 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम, साथ में एल्डिहाइड ग्रुप, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम बट साथ में कीटोनिक ग्रुप। हालांकि इसकी तो मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बता चुका हूं, इसकी भी आज ही बताएंगे। एक और तरीका भी है ग्लूकोज को प्रिपेयर करने का, दैट इज फ्रॉम आइदर स्टार्च और सेलुलोज। यही इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन भी है। कैसे बनाया जाएगा, स्टार्च से कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय, इसमें भी हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा इन एसिडिक मीडियम एट 393 केल्विन। स्टार्च का फॉर्मूला दे रखा है, वाटर डालेंगे एसिडिक मीडियम में तो ये सिर्फ और सिर्फ n मॉलिक्यूल्स देता है, किसके, ग्लूकोज के। सेलुलोज के साथ भी यही है और स्टार्च के साथ भी यही है, ठीक है। आप इस तरह से भी कह सकते हैं
कि ग्लूकोज के n मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे और जब भी वो आपस में कंबाइन करेंगे, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, H2O रिमूव कर देगा, H2O रिमूव कर देगा, H2O रिमूव कर देगा। जैसे जैसे H2O रिमूव होता जाएगा, ठीक है, जो बनेगा, ठीक है, दैट इज विल बी कॉल्ड स्टार्च और सेलुलोज। डिटेल इसकी नेक्स्ट क्लास में, प्रिपरेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, स्ट्रक्चर कैसे आई ग्लूकोज की, हालांकि मैं स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूं ग्लूकोज की, बट ये स्ट्रक्चर कैसे आई उसके बारे में हम बात करने लगे हैं। पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सुनिए जी, सबसे पहले तो क्या पता चला, इन्होंने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया या क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया, सॉरी क्वालिटेटिव नहीं आना, क्वांटिटेटिव आना है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया ग्लूकोज का और उससे ये पाया कि इसके अंदर 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या पाया गया, C6H12O6, ठीक है सर, समझ आ गया। फिर क्या पाया गया, आपने ये रिएक्शन पढ़ रखी है, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं आपको, ठीक है। चाहे अल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ठीक है। जब भी उसका रिएक्शन HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस के साथ कराते थे, HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस के साथ कराते थे, तो क्या करता था, चाहे अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सबको किसमें कन्वर्ट कर देता था, एल्केन में कन्वर्ट कर देता था। किस में कन्वर्ट कर देता था, एल्केन में कन्वर्ट कर देता था। ऐसे ही ग्लूकोज लिया, उसका रिएक्शन कराया HI और रेड फास्फोरस के साथ, मेनली हमें मिला एनहेक्सेन। क्या मिला, एनहेक्सेन। एनहेक्सेन पता है ना, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, यस, और सारे एक ही स्टेट चेन में होंगे, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है, CH3 बीच में 4 CH2 हो गए। जब हमें एनहेक्सेन मिला तो हमें यह बात तो पक्का पता चल गई कि जो भी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होगी, अरे भाई कुछ भी हो, उसमें जो 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो एक स्ट्रेट चेन में होंगे, वो एक स्ट्रेट चेन में होंगे। हाँ सर, ये बात तो पता चल गई, तभी तो एनहेक्सेन मिला, नहीं तो 2 मिथाइल पेंटेन ना मिलता। नहीं तो अब मान लो 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते, 5 लॉन्ग चेन में होते और एक कार्बन जो है वो सेकंड कार्बन पे आके जुड़ा होगा। लॉन्गेस्ट चेन में होते 5 और सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता, तो हमें 2 मिथाइल पेंटेन मिलता। अगर हमें 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन मिलता तो हम क्या कहते हैं, 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो स्ट्रेट हैं, ठीक है, और सेकंड पर एक मिथाइल है और थर्ड पर भी एक मिथाइल है, मतलब कि ब्रांचिंग है। बट हमें क्या मिला, एनहेक्सेन मिला, जिससे हमें ये पता चला कि ग्लूकोज के अंदर जो भी 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रेट चेन में है। एनटीए इसमें से एज इट इज क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कि अगर ग्लूकोज का रिएक्शन कराएं HI और रेड फास्फोरस के साथ तो उससे क्या प्रोडक्ट बनता था, चलो जी एनहेक्सेन बनता था। अच्छा, इस रिएक्शन से क्या हमें पता चला, हमें क्या पता चला कि ग्लूकोज के अंदर जो 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 6 के 6 किसमें है, एक स्ट्रेट चेन के अंदर है। हालांकि एनहेक्सेन के साथ थोड़ी सी क्वांटिटी में 2 आइडोहेक्सेन भी मिलता है, बट वो NCERT में लिखा नहीं हुआ है तो मैं ज्यादा उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ है, ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI, रेड फास्फोरस में नहीं लिखा हुआ, इट फॉर्म्स एनहेक्सेन, जिससे क्या पता चला 6 कार्बन एटम जो होंगे वो स्ट्रेट चेन में होंगे। मैं इस बात की आपको एश्योरेंस दे रहा हूं, अगर आप मेरे साथ बोल भी रहे होंगे ना, ठीक है, तो आई कैन एश्योर यू कि ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीजें क्लास खत्म होने से पहले ही है जो वो पूरी रिवीजन हो चुकी होगी, करना ना करना आपके ऊपर। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना रखी है, उससे एनहेक्सेन मिला, क्या पता चला, 6 के 6 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में। गॉट इट सर। नेक्स्ट, ग्लूकोज का रिएक्शन कराया गया हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ, दैट इज विद NH2OH। सर ये रिएक्शन भी हमने पढ़ रखी है, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप वाले का, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, रिएक्शन कराते थे हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ, जो कि एक अमोनिया का डेरिवेटिव है। रिएक्शन वीकली एसिडिक मीडियम में होगी, यहां से O निकलेगा, यहां से H2 निकलेगा, सर ऑक्साइम बन जाता था, ठीक है, सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर उसके बाद एलिमिनेशन होता है। या अगर आप रिएक्शन कराते थे, एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ रखा है, बस रिवीजन होनी चाहिए जी आपकी, ठीक है। सारे टीचर सारी चीजें पढ़ाते हैं जी, आपकी रिवीजन ना हो तो चाहे वो फिर वो फिजिकल में ना हो, चाहे ऑर्गेनिक में ना हो, चाहे इनऑर्गेनिक में ना हो, कोई भी तीनों में से वो सारे एक ही बराबर हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये रिएक्शन भी आपने पढ़ रखी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में शायद सबसे पहला एग्जांपल यही कराया होगा सर ने, ठीक है। इसको साइनोहाइड्रिन बोलते थे, इसको आप ऑक्साइम बोलते थे। इन्होंने भी ऐसा ही किया, ग्लूकोज का रिएक्शन कराया NH2OH के साथ, भाई रिएक्ट करके उसने ग्लूकोज का ऑक्साइम बनाया, ठीक है। तो ग्लूकोज का ऑक्साइम बनाते ही सबको पता चल गया, अरे यार इसमें ना एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। फिर भी किसी ने बोला यार एक बार वेरीफाई कर लो। इन्होंने रिएक्शन HCN के साथ भी कराया, फिर दोबारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई, यानी कि साइनोहाइड्रिन बना, तो सब बोलने लगे अरे भाई इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप तो पक्का है, ठीक है। तो बस वही लिखा हुआ है, glucose reacts with hydroxylamine to form enzyme and adds a molecule of hydrogen cyanide to give cyanohydrin। इस रिएक्शन से क्या कंफर्म हो गया कि उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट है, चाहे वो एल्डिहाइड है या कीटोन, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बट इतना तो पता चल गया कि कम से कम प्रेजेंट तो है। ये देखो, ये जो CHO था ये ऑक्साइम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो CHO था ये साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अब हमें कंफर्म करना था जो भी ये कार्बोनिल ग्रुप है क्या वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, कोई बात नहीं, वो भी कंफर्म कर लेते हैं। हमने क्या किया, इसका रिएक्शन कराया किसके साथ, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। किसके साथ, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। सबको पता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, बट कीटोन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इन्होंने भी यही किया, ग्लूकोज पकड़ा, उसके अंदर डाला वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये देखा कि ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बन गया, यानी कि रिएक्शन हुई है। अच्छा पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा रिएक्शन हुई है, ये भी बताओ, पता कैसे चलेगा। अरे करना क्या यार, आप ब्रोमीन वाटर डाल दो उसके अंदर, ब्रोमीन वाटर ऑल्सो एक्ट्स एज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ब्रोमीन वाटर डालते ही वो ब्रोमीन वाटर के कलर को क्या कर दिया, डीकलराइज कर दिया। क्या कर दिया, डीकलराइज। ब्रोमीन वाटर का जो कलर था वो गायब हो गया। गायब होने का मतलब उसने रिएक्ट किया है, और रिएक्ट किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन सा होगा, दैट इज एल्डिहाइड होगा। वो कौन सा होगा, एल्डिहाइड होगा, ठीक है। तो बस वही लिखा हुआ है, ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक एसिड, ऑन रिएक्शन विद ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। इट इंडिकेट्स जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन सा होगा, एल्डिहाइड। अगर ये कीटोन होता तो जो कीटोन है वो जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब अगर आप ब्रोमीन वाटर डालते, अगर ग्लूकोज के अंदर कीटोन होता, ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज ना होता, हमें क्या पता चल जाता कि ग्लूकोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। ये देखिए बस ये CHO जो है ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा, ऑन रिएक्शन विद ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। नेक्स्ट, रिएक्शन पढ़ रखी है आपने, बस एक बार मुझे ब्रीफ करना है। आपने पक्का ये रिएक्शन पढ़ी होगी क्या कि अल्कोहल के अंदर या तो कार्बोक्सिलिक एसिड डालो या एसिड क्लोराइड डालो या एसिड एनहाइड्राइड डालो तो मेन प्रोडक्ट तो एस्टर बनता है, मेन प्रोडक्ट तो एस्टर बनता है। हाँ बाय प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं, लाइक अल्कोहल के केस में वो बाय प्रोडक्ट क्या होता है, H2 होता है, एसिड क्लोराइड के केस में बाय प्रोडक्ट क्या होता है, HCl होता है, और एसिड एनहाइड्राइड के केस में बाय प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। ऐसा इन्होंने भी किया, ग्लूकोज के अंदर जो है एक्सेस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड डाल दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया, इथेनोइक एनहाइड्राइड डाल दिया। मतलब वही है एसिड एनहाइड्राइड। कौन सा एसिड एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, दैट इज कॉमन नेम, IUPAC नेम बताओ ना। इथेनोइक एनहाइड्राइड डाल दिया, ठीक है। तो क्या बना, एस्टर बना, ठीक है। इन्होंने देखा कितने मॉलिक्यूल बने एस्टर के, जो बना उसको चेक किया और देखा कि उसके अंदर 5 एस्टर के मॉलिक्यूल आए। कितने, 5। तो साफ पता चल गया कि वो 5 एस्टर हैं, तो इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप होंगे, है ना भाई। 4 OH के ग्रुप होते तो 4 एस्टर में कन्वर्ट होते, 3 होते 3 में कन्वर्ट होते, बट ये बना ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। तो हमें क्या पता चल गया कि ग्लूकोज के अंदर जो 5 कार्बन एटम्स हैं उनमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, बस वही लिखा हुआ है। एसिटाइलेशन, ग्लूको एसिडाइलेशन वही है, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ करा लो रिएक्शन, एसिड क्लोराइड के साथ करा लो रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करा लो रिएक्शन। इन्होंने एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराई है, ठीक है। विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, जिससे ये कंफर्म हो गया कि उसके अंदर 5 OH ग्रुप है, ठीक है। दिस इज ग्लूकोज
दिस इज ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ठीक है सर। अब ये पता कराना था कि इन पांचों में से जो 5 OH बताए जा रहे हैं उनमें से कितने प्राइमरी वाले हैं, कितने सेकेंडरी वाले हैं। ठीक है सर, वो कैसे पता चलेगा? आपने इसका रिएक्शन कराया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ठीक है, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा? नाइट्रिक एसिड के साथ कराया। जो भी एल्डिहाइड होगा वो तो आपको पता ही है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ COH में कन्वर्ट हो जाता है, तो स्ट्रॉन्ग के साथ तो पक्का ही COH में कन्वर्ट होगा, नो इश्यूज। जो भी प्राइमरी अल्कोहल, जिन प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और हुआ भी ऐसा ही। ग्लूकोज, ग्लूकोनिक एसिड, सैक्रिक एसिड मिला। मैं बता रहा हूं, एक बार हाईलाइट कर दें। चाहे ग्लूकोनिक एसिड लिया और चाहे ग्लूकोज लिया, इन दोनों का रिएक्शन कराया किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मेन काम क्या होता है? दैट इज प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। प्राइमरी अल्कोहल यहां पर भी है, ग्लूकोनिक एसिड में ये रहा, यहां पर भी है, उसको इसने COH में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और ग्लूकोज में एल्डिहाइड था, उसको तो COH में कर ही देगा, उसमें कोई बताने वाली बात है ही नहीं। तो ये तो ऑलरेडी COH था, तो इसको तो कुछ कहेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि COH का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता अनलेस और अनटिल आप उसका कंप्लीट कंबस्शन ही करा दो, CO2 और H2 में कन्वर्ट करा दो। वो तो हम करा नहीं रहे हैं, हम तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमें क्या पता चला, चाहे ग्लूकोज लिया चाहे ग्लूकोनिक एसिड लिया, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा, हमेशा जो बना वो क्या बना? दैट इज सैक्रिक एसिड बना, जिससे यह पता चल गया कि जो 5 OH थे उसमें से एक प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मिलकर क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। 5 थे, उसमें से एक प्राइमरी है, तो 4 क्या होंगे? सेकेंडरी। 4 क्या होंगे? सेकेंडरी। टर्शरी के बारे में मत बोलना, अगर आपने टर्शरी बोला तो इसका मतलब आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, वो खुद सोचिएगा ऐसा क्यों नहीं बोला मैंने। इन्हीं बेसिस पर हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर दी है ग्लूकोज की, और वो कुछ इस प्रकार है, 1 2 3 4। याद है ना? 1 2 3 4 5। बताओ भाई, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में 2 4 5 पर कहां पर OH थे? राइट हैंड साइड पर। 3 पे कहां पे होगा? लेफ्ट। बाकी जगह पे बेटा फिर H लगा लो, H लगा लो, H लगा लो, H लगा लो। भाई क्या बना दिया? ये फिशर प्रोजेक्शन बनाई है। सर किसकी बनाई है फिशर प्रोजेक्शन? D पॉजिटिव। ओपन चेन स्ट्रक्चर है वैसे तो, D पॉजिटिव ग्लूकोज की। फिर रिपीट कर रहा हूं, इस D का और पॉजिटिव का कोई लेना देना नहीं है। बाय चांस ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी है और इसकी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी कैपिटल D है। ठीक है सर, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर भी पता चल गई। बट क्या पाया गया? ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है? हाँ है। अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है? हाँ है। तो इसका मतलब ग्लूकोज को वो सारी रिएक्शंस देनी चाहिए जो कि एल्डिहाइड की होती है या अल्कोहल की होती है। ठीक है, बट ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। ठीक है, देखिए जरा, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, glucose does not give Schiff's test. It does not react with NaHSO3, that is sodium बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये भी आपने कॉपी खोल के देखिए, एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज में जाइए। एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज में शायद दूसरी या तीसरी प्रॉपर्टी में ही सर ने बताया होगा आपको सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के साथ जुड़ जाना है, जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाना है। ठीक है, सॉरी, हाँ। तो इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप था, तो इसको ऑब्वियसली रिएक्ट करना चाहिए किसके साथ? सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करना चाहिए।
नहीं रिएक्ट कर रहा था। और शिफ्ट टेस्ट देना चाहिए, जो कि टेस्ट होता है कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट होना होता है, ठीक है, वो भी ये टेस्ट नहीं दे रहा था। तो इसका मतलब ये तो पता चल गया कि इसका कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं है। अगर फ्री होता तो ऑब्वियसली ये टेस्ट देता, ठीक है। और देखिए, जो पेंटा एसीटेट था ग्लूकोज का, वो हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। ग्लूकोज तो जो है वो हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्ट कर जाता है, बट ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो था वो हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब उसके अंदर जो CHO ग्रुप है वो फ्री फॉर्म में नहीं है ना किसी के साथ अटैच्ड है। अगर होता तो ऑब्वियसली रिएक्ट करता यार। एक और प्रॉपर्टी इसी तरह से, जब ग्लूकोज को क्रिस्टलाइज किया गया तो यह पाया गया कि ग्लूकोज की दो फॉर्म्स होती हैं, दो फॉर्म्स, ठीक है। एक का नाम रखा गया अल्फा फॉर्म, दूसरे का नाम रखा गया बीटा फॉर्म। आपको कैसे पता चला उसकी दो फॉर्म होती हैं? भाई दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग था, दोनों की स्पेसिफिक रोटेशन अलग अलग थी, दोनों को बनाने का मेथड अलग अलग था। सर मेथड अलग अलग होने से दोनों चीजें सेम भी तो हो सकती हैं। आप ये चीज बनानी है, वो आप इससे भी बना सकते हो, आप इससे भी बना सकते हो। अरे भैया बट दोनों का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा अलग अलग हो सकता है, दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन थोड़ा अलग अलग हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, मान गए। ग्लूकोज की कितनी फॉर्म एग्जिस्ट कर रही थी? दो फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है सर वो कौन सी दो फॉर्म्स थी ग्लूकोज की? एक का नाम था अल्फा फॉर्म, एक का नाम था बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म जो थी ग्लूकोज की, उसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन है, obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 केल्विन। ग्लूकोज की जब क्रिस्टलाइज किया जाएगा, कहां से? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 300 केल्विन, 303 केल्विन सॉरी। तो बनेगा क्या? दैट इज अल्फा ग्लूकोज बनेगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होता है। एक और था, दैट इज बीटा फॉर्म, 423 केल्विन था उसका मेल्टिंग पॉइंट। ये कैसे ऑब्टेन किया गया? क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 373 केल्विन। और भी कई चीजें अलग अलग थी, मैं बता देता हूं कौन सी। जो अल्फा ग्लूकोज था उसकी स्पेसिफिक रोटेशन, अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं, 112 के आसपास होती है। जो बीटा ग्लूकोज था उसकी स्पेसिफिक रोटेशन, अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं, 19 डिग्री के आसपास होती है। ये भी प्लस है बेटा, ये भी प्लस है, ठीक है। यानी कि है तो दोनों ही डेक्सट्रोरोटेटरी, बट ये प्लेट पोलराइज्ड लाइट को राइट में 19 डिग्री रोटेट करता है। ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो 112 डिग्री रोटेट करता है, अप्रोक्सीमेट लिखें, ठीक है। तो इससे ये तो पता चल गया कि ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं है। फ्री होता तो ये सारी रिएक्शंस देता, ठीक है। इसी के बेस पे हमें पता चला कि क्या होगी, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी। बट वो बनेगी कैसे है ना, बनने का कोई तरीका भी तो होगा। हाँ होगा, कैसे? कार्बोनिल जो कि C डबल बॉन्ड ग्रुप होता है, उसका कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन, यानी कि C के बारे में बात हो रही है, ठीक है, इज अटैच्ड टू कार्बन 5 के ऑक्सीजन एटम के साथ। जो भी स्ट्रक्चर आएगी बेटा उसको हम बोलेंगे पायरानो स्ट्रक्चर। सर क्यों बोलेंगे मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो बेस्ड होगी पायरॉन पे। सर पायरन क्या होता है? ये होता है 6 मेंबर्ड रिंग है, जिसके अंदर 5 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। जो ये स्ट्रक्चर आएगी अभी देखना, वो भी ऐसी होगी, 6 मेंबर्ड रिंग होगी जिसमें 5 कार्बन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा। इसी कारण उस स्ट्रक्चर का नाम क्या रखा हमने? पायरानो स्ट्रक्चर रखा। भाई इसके जैसी है। सर बना के दिखाओगे, थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। अब ये तो सिर्फ बोलने के लिए था ना, रियलिटी में क्या बोला मैंने? क्या कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन जो होगा वो 5th कार्बन के ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा। कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, अब देखते हैं, अब ज्यादा समझ आएगा। प्लीज हैव अ लुक।
बेटा ये तो कोई अब डिबेटेबल रहा ही नहीं है। 2 3 4 5 और ये 6। OH कहां कहां पे होगा? सेकंड में राइट पे होगा, फोर्थ में राइट पे होगा, फिफ्थ में राइट पे होगा। बाकी तो फिर बनाना आता ही आपको, बाकी तो आपको बनाना आता है, उसमें कोई डिबेट है ही नहीं। यहां पर सर फिर क्या आ जाएगा? यहां पर H, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर H। ठीक है सर, ठीक है। और बताओ सर, ये देखो 1 2 3 4 5 6। क्या बोला? कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन। ठीक है, यानी कि इसके बारे में बात हो रही है, इस कार्बन के बारे में बात हो रही है। यस सर। वो अटैच किसके होगा? फिफ्थ कार्बन के ऑक्सीजन से। सर कैसे कैसे? वो देखो, ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगी बेटा। इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। इस पे कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, यहां से H पॉजिटिव आयन निकलेगा, वो यहां पे अटैक कर जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यही जो O नेगेटिव है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां पर बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे चला गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे चला गया। ठीक है सर। क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp2 पर जब भी, जो कि ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, तो ये H पॉजिटिव आयन ऊपर से भी अटैक कर सकता था, नीचे से भी अटैक कर सकता था। यानी कि ये जो OH आएगा ये राइट पे भी आ सकता था, लेफ्ट पे भी आ सकता था। हाँ सर, सही कह रहे हो आप। पहले तो मैं OH राइट पे बना रहा हूं। 2 3 4 5 और ये 6। OH H OH H H OH H। ये रहा वो कार्बन, ये रहा वो कार्बन ऊपर वाला। मैंने इसमें OH राइट पे बना लिया। इसे क्या बोलेंगे हम? अल्फा डी ग्लूकोज। बट पूरा लिख रहा हूं मैं, पूरा लिख रहा हूं। पहली बात तो ये प्रोजेक्शन का नाम लिखूंगा सर, फिशर प्रोजेक्शन है ये। ठीक है, किसकी है ये? सर ये किसकी फिशर प्रोजेक्शन है? ये है अल्फा डी की। बाय चांस ये डेक्स्ट्रो भी है, ग्लूको पायरानोस। सर पायरानोस क्यों बोल रहे हो? बेटा देखो, जो रिंग बनी है इसमें वो 6 मेंबर रिंग है। हाँ सर, 6 मेंबर रिंग है। देखो जरा, 1 2 3 4 5 और बीच में क्या है? एक ऑक्सीजन, जिसमें 5 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, जो कि पायरॉन पे बेस्ड है। ठीक है सर, ठीक है। अगर यही OH लेफ्ट पे आ जाता OH, बाकी सब सेम रहेगा यार। 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, जो जैसा बनाया था वैसे ही बनाना यार। OH H OH H OH H H और CH2OH। इसका नाम क्या होगा? पहली बात तो प्रोजेक्शन का नाम, दैट इज फिशर प्रोजेक्शन। किसका? बीटा डी पॉजिटिव ग्लूको पायरानोस। फर्क सिर्फ और सिर्फ किसका है? सिर्फ और सिर्फ किसका है? दैट इज किसका फर्क है? ये OH लेफ्ट पे है और ये वाला OH कहां पर है? राइट पे है। बाकी सब कुछ क्या है? सेम है, सब कुछ सेम। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज में ये लेफ्ट पे, यहां पर OH लेफ्ट पे है, यहां पर OH राइट पे है फर्स्ट कार्बन में। बाकी सब कुछ क्या है? सेम है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई है हमने। ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है। ये कौन सी है सर? ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है डी पॉजिटिव ग्लूकोज की। अब देखिए, इतना तो पता चल गया, चाहे वो ये हो चाहे वो हो, दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर में 6 मेंबर रिंग बन रही है। हाँ, 6 मेंबर रिंग बन रही है। उस 6 मेंबर रिंग में 5 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। हाँ ऐसा ही, 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन जुड़ा किससे हुआ है? ये नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6। ये वाला ऑक्सीजन जुड़ा किससे हुआ है? एक तो फर्स्ट कार्बन से, एक फिफ्थ कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से फिफ्थ कार्बन से। तो मैं नाम दे देता हूं, इसको फर्स्ट कार्बन दे देता हूं, इसको फिफ्थ कार्बन दे देता हूं। हर एक के साथ 2-2 ग्रुप जुड़े हुए, हर एक के साथ 2-2 ग्रुप जुड़े हुए, हर एक के साथ 2-2 ग्रुप जुड़े हुए। देखो जरा, हर एक के साथ
इस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, इसके 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 साथ फिफ्थ वाले कार्बन के साथ H और CH2OH जुड़ा हुआ है, हाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो जो दो ग्रुप लगे हुए हैं उनको लगाना कैसे लगाएंगे? जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो ऊपर, जो राइट हैंड साइड पे है वो जो नीचे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो ऊपर, जो राइट हैंड साइड पे है वो नीचे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाला, फर्स्ट वाले में OH ऊपर H नीचे, सेकंड वाले में H ऊपर OH नीचे, थर्ड वाले में OH ऊपर H नीचे, फोर्थ वाले में H ऊपर OH नीचे, फिफ्थ, पहले इतना बना लें फिर बात करते हैं। पहले वाले में OH ऊपर H नीचे, सेकंड वाले में H ऊपर OH नीचे, थर्ड वाले में OH ऊपर H नीचे, फोर्थ वाले में H ऊपर OH नीचे। एक बार चेक कर लें सब कुछ सही बनाया ना? हाँ, OH H OH H OH 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 H, देख रहे ऑल्टरनेट आ रहा है, OH H OH H, ठीक है। सर फिफ्थ वाले में बताओ, इसमें तो आप लेफ्ट राइट का बता ही नहीं सकते, क्योंकि लेफ्ट तो फिर भी बता सकते हो, ये राइट थोड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें आप लगाएंगे CIP रूल्स। क्या CIP रूल्स? कॉन इन गोल्ड प्री लॉग रूल्स। सर याद नहीं आ रहा, मैं बता देता हूं। RS कॉन्फ़िगरेशन में देखते थे ना, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता था उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती थी। तो ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? यहां पर H से जुड़ा हुआ है, यहां पर कार्बन से जुड़ा हुआ है। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? कार्बन का ज्यादा है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी भी ज्यादा, उसको ऊपर रखेंगे जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो ऊपर आ जाएगा CH2OH बेटा, नीचे आ जाएगा H। सर ये आपने क्या बनाया है? ये मैंने बनाई है, पहली बात तो हैवॉर्थ प्रोजेक्शन, ये वाली प्रोजेक्शन को हैवॉर्थ बोलते हैं। सर किसकी बनाई है बेटा? बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोस। सर अगर आप मुझे अल्फा डी की बनानी होती, अरे बताया तो यार, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH नीचे आ जाएगा, H ऊपर आ जाएगा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा? सेम। सर OH नीचे क्यों आ जाएगा? क्योंकि अल्फा के अंदर OH राइट में है, वो नीचे, राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर। खत्म सर। लो, यही दोनों स्ट्रक्चर्स हमने बना भी रखी हैं, ठीक है। हालांकि आज जो है मेरे को कुछ थोड़ा सा टॉपिक इसमें बच गया बताने के लिए, ठीक है, बट मैं कंटिन्यू करूंगा इसे नेक्स्ट क्लास में। उसका रीज़न है कि आज आपकी सॉल्ट एनालिसिस की क्लास भी आनी है, उसके बाद रिवीजन एंड प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन भी आना है आपका फोर्थ क्लास का, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। जो मैंने बताया था कि आज रिड्यूसिंग शुगर को डिटेल में बात करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जितना आज बताया गया है मेक श्योर करिएगा कि आप इसको रिवाइज ज़रूर करके आएँ, एक बात। दूसरी बात, आप बताइएगा कि आपको इसमें कितना क्लैरिटी आई है टॉपिक में, जितना अभी तक बताया गया रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर को छोड़ के, ठीक है, ताकि हम थोड़ा और चीज़ों को उसी हिसाब से मॉडिफाई कर सके, ठीक है। समझ वैसे सब आया होगा, वो मैं भी जानता हूँ, बट ऐसे मतलब कि आप कंफर्टेबल जोन में रहें, ठीक है, वो रखना हमारा ज़्यादा मकसद है, ठीक है। तो मिलते हैं जी, आप फिर आपको शाम को आएगी आपकी सॉल्ट एनालिसिस की क्लास एज वेल एज रिवीजन एंड प्रैक्टिस शीट फोर्थ का सॉल्यूशन। रिवीजन एंड प्रैक्टिस शीट फोर्थ का सॉल्यूशन के लिए मैंने पहले भी बता दिया था, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं आपको। मेक श्योर करिएगा कि आप ग्रुप नंबर 13 को पहले रिवाइज करें, उसके बाद कॉपी को रिवाइज करें ग्रुप नंबर 13 की पी ब्लॉक की, उसके बाद आप रिवीजन एंड प्रैक्टिस शीट फोर्थ को अटेम्प्ट करें, सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से हो जाएंगे। तो मिलते हैं जी आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।